नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वप्नब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गे तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत आने वाले द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार की चर्चा हो रही है। और द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार में आचार्य देव हमको वस्तु स्वरूप का निर्णय कराते हुए आकाश के प्रदेशत्व होने का लक्षण समझा रहे हैं। गाथा नंबर 140, पेज नंबर 385। आकाश द्रव्य कैसा है कि आकाश द्रव्य प्रदेशत्व लक्षण वाला है। ऐसा स्पष्ट बताने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि हमें दो सिद्धियां करनी है। कौन कौन सी? एक कि आकाश के एक प्रदेश की शक्ति भी बतलानी है और आकाश एक प्रदेशात्मक नहीं है यह भी बतलाना है। दो बातें बतलानी। ठीक, देखो क्या है, द्रव्य अवयवी होता है या निरवयवी होता है, माने द्रव्य में भेद किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा लक्षण प्रदेशत गुण की अपेक्षा से, प्रदेशत भाव की अपेक्षा से समझाया जा रहा है। उसके उसको समझाने के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि वहां हमें द्रव्य के पर्याय की अपेक्षा से अवयव और प्रदेश की अपेक्षा से अवयव नहीं होते हुए भी हैं, और नहीं होते हुए भी हैं और होते हुए भी नहीं है, ऐसे दोनों बातों को समझाना है। माने वहां पे द्रव्य के द्रव्यत्व भाव को और पर्यायत्व लक्षण को दोनों को समझाना है। कैसे समझा सकते हैं, वो संभव कैसे बनेगी वो बात, है ना, जो हमें सिद्धि करनी है द्रव्य के संदर्भ में। वो सिद्धि तभी बन सकती है कि जब आपको द्रव्य का प्रदेशत्व क्या है ये अच्छे से समझ में आए, और वो प्रदेशत्व की शक्ति कैसी है, उसमें भिन्नता है या नहीं है, द्रव्य की अखंडता कैसे है, ये पूरा का पूरा भाव आपको द्रव्य के संदर्भ में समझ में आना चाहिए। तभी वह बात संभव है जो कही जा सकती है या समझाई जा सकती है। ठीक, अब यहाँ कहते हैं कि भैया आकाश द्रव्य का प्रदेशत्व लक्षण सूत्र। हाँ बोलो। भैया एक बारी आपने बोलो बोला था बोलो ना बोलो। द्रव्य अवयवी है या निरवयवी, एक बारी ये हाँ बताना। हाँ, तो द्रव्य अवयवी है या निरवयवी कहने का तात्पर्य यह होता है कि द्रव्य में भेद किए जा सकते हैं। तो कहते हैं कि यदि हम प्रदेशों की अपेक्षा से देखें तो किए जा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अवयवी होने के कारण, यानी अवयवी यानी भेद, तो भेद होने के कारण द्रव्य में कोई भेद हो ही जाते हो तो ऐसा नहीं अखंड भी है। माने द्रव्य के, देखो आप ये समझो, बहुत सीधी सीधी सी बात है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु का स्वरूप कैसे बनेगा? बोले ऐसे बनेगा, इन लक्षणों से बनेगा। वो द्रव्य जो वस्तु है वो कैसी है? वो सामान्य विशेषात्मक स्वभाव वाली है। वो स्वभाव कैसा है? वो अनंत धर्मात्मक स्वरूप कैसा है ना, वस्तु की पद्धति कथन शैली स्याद्वा धर्म भाव कैसा है? तो ये वस्तु के निर्णय से अपने को समझ में आता है कि ऐसा है।
तो आपने प्रश्न किया कि भैया वस्तु क्या द्रव्य में भेद हो सकते हैं, अवयव हो सकते हैं, कि प्रदेश की अपेक्षा से हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आगे आएगा कि काल द्रव्य तो निरवयवी है, उसमें तो प्रदेश नहीं होते, वो तो एक अखंड एक द्रव्य मात्र माने एक प्रदेश वाला ही होता है। पुद्गल के अवयव तो फिर भी आप उसके प्रदेश से जुड़ते हैं तो संख्यात असंख्यात आदि के भेद से प्रकट हो जाते हैं। अन्य पुद्गल के प्रदेशों में स्कंद बने से प्रदेश भाव की कल्पना करना संभव है, लेकिन काल द्रव्य में तो वह भी संभव नहीं है। तब उसके अवयव कैसे बनाएंगे? तो बोले काल द्रव्य के अवयव समयों की अपेक्षा से किए जा सकते हैं। क्या कहा? एक काल द्रव्य और समय उसके अवयव हैं, यानी पर्याय की अपेक्षा से उसमें अवयव करेंगे, प्रदेशों की अपेक्षा से उसमें अवयव नहीं हो सकते। और पर्याय की अपेक्षा से होने वाला माने समय की अपेक्षा से होने वाला वही अवयव भाव द्रव्य के अवयवों की सिद्धि करेगा। कौन से द्रव्य की? छहों द्रव्यों के अवयवों की सिद्धि करने वाला है। ठीक है ना? मैंने द्रव्य को जो आपने कहा ना पर्याय की अपेक्षा से भेद है, प्रदेश की अपेक्षा से अभेद है, ये जो हम सिद्धि करते हैं ना कि जो मारीच था वो महावीर नहीं है और जो महावीर है वो मारीच नहीं है, ये जो सिद्धि करते हैं तो ये काल की अपेक्षा से करते हैं। तो काल किसका? तो बोले काल नामक द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य के स्वकाल भाव को समझाते हैं। क्या? नहीं समझे? मैं एक द्रव्य हूं, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव। तो जो मेरा स्वकाल है वो क्या है? वो पर्याय लक्षण है। स्वद्रव्य लक्षण क्या है? संपूर्ण भाव स्वद्रव्य है। क्षेत्र क्या है? प्रदेश भाव मेरा क्षेत्र है। काल क्या है? पर्याय भाव मेरा काल है। और भाव क्या है? कि अनंत गुण ये मेरे भाव हैं। तो मेरा जो स्वकाल है यानी कि मेरा जो पर्याय लक्षण है, उस पर्याय लक्षण की जो हम गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं, वो काल नामक द्रव्य की पर्यायों की अपेक्षा से करते, समझते या समझाते हैं। आई बात समझ में? एक किसी भी द्रव्य की पर्याय एक समय की होगी, हमें कैसे मालूम चला? कि हमने काल द्रव्य की एक समय की पर्याय निकाली और उससे सभी द्रव्यों की एक समय की पर्याय है ये निश्चित कर लिया। मेरे आत्मा के प्रदेश असंख्यात है, कैसे पता चला? कि आकाश द्रव्य में लोकाकाश का भेद पढ़ा और आलोकाकाश के प्रदेशों से जीव द्रव्य के प्रदेशों की संख्या का पता कर लिया। आकाश का एक प्रदेश कितना बड़ा है कैसे पता चला? कि पुद्गल परमाणु के एक अणु की अपेक्षा से आकाश द्रव्य के एक प्रदेश की मैंने उसकी ये समझो अवधि, अवधि नहीं, क्या शब्द है हिंदी में उसको, मैंने उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई ये क्षेत्र। परिधि, परिधि क्षेत्र परिधि है ना, तो वह हमने भली प्रकार से ज्ञात कर ली, जान ली। आई बस समझ में? ऐसा तो एक की अपेक्षा से दूसरे के स्वरूप का निर्णय हमने किस प्रकार से किया है, ये पूरा भाव यहाँ पर समझाते हैं। ठीक। अब 385 नंबर पेज पर 140 नंबर की गाथा आकाश के प्रदेशत्व लक्षण को सूत्र को कहने वाली गाथा है। टीका भी पढ़ेंगे और मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा बस पेशेंस चाहिए और उपयोग की सूक्ष्मता चाहिए तो बात समझ में आती है। देखो क्या कहते हैं। आगासमणूनि विट्ठम आगासपदेश शरणया भडिदम सव्वेसिं च स अणुणम सक्कदीतं देदुम अवगासम। जितने नभ में अणु रहता है उसे कहे आकाश प्रदेश, है समर्थ सब अणुओं का अवकाश दान में एक प्रदेश। ठीक। समझ में आता है अपने को कि जितने नभ में अणु रहता है उतना आकाश का एक प्रदेश है और आकाश के उस एक प्रदेश में कितनी सामर्थ्य है कि समस्त लोकालोक उसमें समाहित हो जाए, उतनी उसकी ये सामर्थ्य। अब इस पे आचार्य अमरचंद्र देव टीका करते हैं और बात को यहाँ पर स्पष्टीकरण करते हैं। अब जो एक अपने से कल मिस्टेक हुई थी उसको सुधार कर लेंगे। आपने उसको मैंने कहा भी था उसमें डाल देना, कैप्शन में डाल देना उसके, मैंने बट कोई डाला बात नहीं, चलो उसको एडिट कर लेंगे। सारा डाला भाई? लिख अच्छा ठीक है ठीक है। चलो ठीक डिस्क्रिप्शन है में। फिर ठीक है। हाँ ठीक है। अब 386 नंबर पेज है, इसकी टीका है। टीका बिल्कुल सरल है, क्या क्या कहना चाहते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट उसको नोट करते जाएंगे और बात हमें सरलता से समझ में आती जाएगी। सबसे पहले टीका का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो फर्स्ट पैराग्राफ ही है जिसकी नीचे सिद्धि करेंगे तर्क देकर। पूरी टीका पहले पैराग्राफ के अंदर समाहित हो गई बस। ठीक। जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके बाद नीचे के जो दो पैराग्राफ हैं वो क्या है कि नीचे के दो पैराग्राफ में जो कंटेंट है वो सिर्फ इतना समझाने के लिए है कि तर्क देकर कि आपने किस तर्क से इस बात की सिद्धि की। और वो तर्क किस तरह से लगाया वो भी हम समझ जाएंगे, मुश्किल नहीं पड़ेगा। देखो आपने सुना होगा ना एक एक होता है संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान, सुना?
क्या होता है संस्थान विचय? वस्तुओं का बताओ थोड़ा सा। आकार आकार, मतलब स्ट्रक्चर जैसे कि बताया था ना, लोगों के संस्थान का आपने स्वरूप का स्ट्रक्चर। वर्णन करना। भगवान के, बोलो बोलो, भगवान के क्या? फिर से लोक बोलो। के आकार का। तो किसी रचना और हाँ, छय को। लोक के आकार का। हाँ, लोक के आकार के स्वरूप का चिंतन करना, ऐसा संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान है ना। ये सब पढ़ा है ना आपने। तो ये संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान के बारे में जो आप जानते हो, बहुत थोड़ा सा जानते हो, कि 3 लोक है, 16 स्वर्ग हैं, 7 नरक है, ये मध्य लोक है। और इसके बारे में जो चिंतन किया, इसको संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान कह दिया। इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? कि 135 नंबर से 145 नंबर की गाथा, ये जो 10 गाथाएं हैं, इसमें वस्तु के जिस स्वरूप की चर्चा हो रही है, उसको संस्थान कहते हैं। क्या समझे? संस्थान समझ में? संस्थान माने आकार मात्र नहीं, संस्थान माने आकार प्रकार। समझे? आकार, आकार सो किस प्रकार, और आकार का अर्थ क्या होता है? स्ट्रक्चर। आकार का स्वरूप। अर्थ होता है स्वरूप। स्वरूप। हाँ, ठीक है। तो वो जो द्रव्य है, उस द्रव्य में प्रदेशत्व भाव क्या है, उन प्रदेशत्व भावों की क्या शक्ति है ना, किस प्रकार से वे वस्तु के स्वभाव की और स्वरूप का निर्णय और निश्चय कराते हैं, इसका जो चिंतन होता है, इसको संस्थान विचय कहते हैं। अब ये जो गाथा है ना, ये संस्थान विचय को समझाने वाली गाथा है। अब ध्यान कैसे लगाया जाएगा? उपयोग की एकाग्रता से तो ध्यान होगा। बोलो। अपना उपयोग यहाँ एकाग्र करो और इस गाथा को समझो। यानी हमने 140 नंबर की गाथा यदि समझी, तो जितनी देर हमने 140 नंबर की गाथा को समझने में अपना उपयोग लगाया, उतनी देर क्या कहलाएगा? ये संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाएगा। समझे? आई बात समझ में? कि कैसे कहलाएगा वो, ये कि देखो भी, तुम्हें गाथा समझाएंगे तब तुम्हें समझ में आएगी बात। तो 386 नंबर के पेज पर आचार्य देव कहते हैं, पहले हम टीका पढ़ लेते हैं एक पैराग्राफ में, बात समझ करना। आकाश का एक परमाणु से व्याप्त अंश आकाश प्रदेश है। पहले लाइन समझ में आ गई? क्या कहा? आकाश कैसा है? आकाश तो अनंत है। अनंत आकाश को हमने प्रदेशात्मक स्वीकार किया। अनंत आकाश के प्रदेश कितने होंगे? तो प्रदेश भी अनंत हो गए, है ना। आकाश को अनंत कहना, तो वो प्रदेश की अपेक्षा से ही अनंत कहना बना है। मैंने आकाश का क्षेत्र को हमने अनंत कहा, तो क्षेत्र के अनंत कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कि वो अनंत प्रदेशात्मक वस्तु हो गया। उन अनंत प्रदेशों में जो एक प्रदेश है, वो कितना बड़ा है? कि जितना पुद्गल का एक परमाणु है, उतना ही आकाश के एक प्रदेश का अंश है। ये पहले लाइन हो गई। अब आगे क्या कहा? और वह एक आकाश प्रदेश भी कैसा है? कि शेष 5 द्रव्यों के प्रदेशों को तथा परम सूक्ष्मता रूप से परिणमित अनंत परमाणुओं के स्कंधों को अवकाश देने में समर्थ है। आकाश के उस एक प्रदेश की शक्ति कितनी है? कि आकाश के उस एक प्रदेश की शक्ति तो इतनी है कि वो समस्त, माने आकाश द्रव्य अनंत प्रदेश ही है ना, तो वो एक प्रदेश अपने ही अनंत प्रदेशों को, फिर जो 5 द्रव्य बचे हैं उनके समस्त प्रदेशों को, और फिर उद्गल परमाणु जमा उनके स्कंधों को, सबको आकाश के उस एक प्रदेश में समाहित कर लेवे, जगह दे देवे, ऐसी उसकी शक्ति है। ठीक। फिर आगे क्या कहा? आकाश अविभाग अखंड एक द्रव्य है। कैसा है आकाश? कि आकाश में भले ही अनंत प्रदेश हैं, परंतु अनंत प्रदेशात्मक वह आकाश एक अखंड द्रव्य है। उसमें लोक आलोक की जो बात कही, उससे उसमें खंड नहीं मान लेना। ठीक है ना। आगे क्या कहा? फिर भी उसमें प्रदेश रूप अंश कल्पना हो सकती है। आकाश एक द्रव्य है, अखंड एक द्रव्य है, तो भी उसमें प्रदेश कल्पना करना संभव है। जो हमने ये जो तर्क दिया कि आकाश के एक प्रदेश में की सामर्थ्य जो हमने बतलाई है, तो हम साथ में यह भी बतला रहे हैं कि हमने एक प्रदेश की सामर्थ्य आकाश द्रव्य में प्रदेश की अपेक्षा से खंड कल्पना करके बतलाई है। संभव है किसी भी द्रव्य में उसके प्रदेश भाव से खंड कल्पना करना संभव होता है। और उसी संभव कल्पना के आधार से हमने ये बात भी बोली है कि आकाश के एक प्रदेश में समस्त 6 द्रव्यों के प्रदेशों सहित उस एक प्रदेश में समाहित हो जाने की शक्ति है। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो सर्व परमाणुओं को अवकाश देना नहीं बन सकेगा। यदि हम आकाश के एक प्रदेश की यह शक्ति नहीं माने, तो क्या गड़बड़ होगी?
कि गड़बड़ ये होगी कि हमने लोकाकाश के अंदर जो अनंतानंत पुद्गल परमाणु स्वीकार किए हैं, फिर वो अनंतानंत पुद्गल परमाणु स्वीकार करना संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि आकाश के प्रदेश तो लोकाकाश के प्रदेश तो असंख्यात हैं, जबकि पुद्गल परमाणु अनंतानंत है, तो वो संभव नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन सीधा सीधा उठेगा कि पहले आपने तो आकाश द्रव्य को अनंत करा, फिर उसके असंख्यात प्रदेश मात्र को ही लोक कहा, फिर उस असंख्यात प्रदेश लोक मात्र में प्रत्येक प्रदेश पर धर्म और अधर्म द्रव्य को भी स्थान प्राप्त हो गया, जमा वहां जीव द्रव्य भी रहता है, जमा वहां कालाणु भी रहते हैं, फिर बचे हुए जो पुद्गल हैं तो वो पुद्गल भी अनंत अनंत पुद्गल परमाणु वहां रहते हैं। तो ये हमें आपकी जो लोक के संदर्भ में संरचना आपने बतलाई थी, वो हमें आपकी संरचना पच नहीं रही है, तो उसका निराकरण करके समझाया कि आकाश के प्रदेशों की ऐसी सामर्थ्य है कि तुम कहते हो इतना सा नहीं आ रहा, हम कह रहे हैं समस्त विश्व एक प्रदेश में समाहित हो जाए, ऐसी उसकी शक्ति है। समझ में आ गई बात? समझ में नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई है ना? तो अब नीचे तर्क करते हैं। तर्क के पहले एक प्रश्न उठाते हैं, वो प्रश्न हम उठा लेते अपनी बुद्धि से, ताकि ये तर्क की बातें हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो तर्क उन्होंने क्या कि भैया यदि ऐसा है तो आकाश को तुम एक प्रदेशी ही मान लो, काय को उसमें लफड़ा पैदा करते हो अनंत प्रदेशात्मक होने का? समझे क्यों? बोले जब एक प्रदेश में इतनी सामर्थ्य है तो एक प्रदेश में ही सारा विश्व समाहित है, ऐसा मान लेने में आपत्ति क्या है? समझे नहीं समझ में? तो यहाँ तर्क देकर समझाएंगे कि देखो भाई, पहली बात तो एक प्रदेश का जो साइज है वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, ये तो हम पहले निर्णय कर चुके हैं, है ना? ये तो हम पहले निश्चित कर चुके हैं ना। तो स्कंद आदि का जो संकोच विस्तार होगा, जीव द्रव्य का जो संकोच विस्तार होगा, आदि आदि होगा, वो सब मापना अशक्य हो जाएगा। इससे तो यही समझ में आना चाहिए कि जो आकाश है वो एक द्रव्य है, अनंत प्रदेशी है, और अनंत प्रदेशों के साथ होता हुआ एक प्रदेश की ऐसी सामर्थ्य भी है। बस इतनी सी बात हमें यहाँ पे तर्क देकर समझानी है। क्लियर हो गई बात? अब इनमें कौन कौन से प्रश्न उठे और कौन कौन से तर्क होंगे, वो शुरू की आधे घंटे की क्लास कल की आप सुनना, उसमें मैंने डिटेल में समझाया कि किस किस प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं और उनकी वो क्यों संभव नहीं है, वो है उत्तर हमने वहां पर दे दिए। अब यहाँ चर्चा करते हैं, यहाँ करते हैं ऐसा होने पर भी, कैसा होने पर भी कि आकाश एक तो अनंत प्रदेशी है। अब लोक आकाश की अपेक्षा से मैं चर्चा करूंगा, अब आकाश द्रव्य की अपेक्षा से मैं चर्चा नहीं करूंगा, ताकि आपको आसानी पड़े जानने में। तो कहते हैं कि लोकाकाश कैसा है होने पर भी उसमें एक प्रदेश की अंश कल्पना जो हमने की या नहीं की, सामर्थ्य बतलाने के लिए, है ना? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं पड़ रही ना? जहां मुश्किल लगे जरा सा भी, तुरंत मुझे टोक देना आप कि भैया ये बात हमें समझ में नहीं, चाहे एक व्यक्ति को समझ में ना आए, ठीक है ना? हाँ, शर्माना नहीं, अपने को तो अपना कल्याण करना, अपनी बात समझ में आनी चाहिए, अपना उपयोग सूक्ष्म होना चाहिए, है ना? ऐसा होने पर भी, कैसा होने पर भी, आकाश एक अखंड द्रव्य है, अनंत उसके प्रदेश हैं, और एक प्रदेश की अंश कल्पना हमने उसमें की ताकि हम उसके सामर्थ्य को बतला सके। ठीक, ऐसा होने पर भी यदि आकाश के अंश नहीं होते, यदि हम आकाश में अंश कल्पना ना करें, कौन सी अंश कल्पना? प्रदेशत्व भाव वाली अंश कल्पना। एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, चार प्रदेश, ऐसे प्रदेश भाव से उस आकाश द्रव्य में अंश कल्पना ना करें। ये आकाश द्रव्य के संदर्भ में ही ऐसी बात क्यों हो रही है? आकाश द्रव्य के संदर्भ में ही ऐसी बात क्यों हो रही है? क्योंकि अन्य कोई द्रव्य तो ऐसा नहीं है जिसमें किसी को अंश भाव में स्वीकार करें और बाकी भाव में स्वीकार ना करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ज्ञानावरण नाम का कर्म का बंध जीव को हुआ, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण समझना ध्यान से, है ना? तो जब ज्ञानावरण कर्म का आवरण होगा तो पूरे जीव द्रव्य पे होगा या जीव द्रव्य के कुछ प्रदेशों पर होगा? पूरे जीव द्रव्य पे होगा। समझ में बात नहीं? समझ में? ऐसा तो नहीं होता कि आधा जीव द्रव्य तो ज्ञान आवरण आवरण से ढका रहे और आधा जीव ज्ञान आवरण आवरण से ढका ना रहे, ऐसा तो संभव नहीं है ना? कुछ मिथ्या मान्यताएं वाले जीवों ने जैन दर्शन को सही से नहीं पढ़ा, तो उन्होंने क्या अर्थ निकाला कि अनंत असंख्यात प्रदेशी आत्मा के 8 रोचक प्रदेश तो निरावरण होते हैं और बाकी आत्मा आवरण सहित होता है। तो बोले ऐसा तो नहीं होता, ये तो संभव नहीं है। आवरण होगा तो पूरे आत्मा पे होगा, और नहीं होगा तो पूरे आत्मा में नहीं होगा, है ना? अगर हम उन प्रदेशों में गुण कल्पना भी करते हैं
तो मान के चलो ज्ञान नामक गुण है, तो ज्ञान नामक गुण किसी प्रदेश में तो होगा और किसी प्रदेश में नहीं होगा, ऐसा भी संभव नहीं है। समझ में बात नहीं समझ में, है ना। ऐसे ही जीव द्रव्य के साथ लगाओ, ऐसे ही अन्य द्रव्यों के साथ लगाओ, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आदि आदि सभी द्रव्यों के साथ लगाओ। माने अपने स्वभाव के साथ धर्म द्रव्य तो किसी को अवगाहन देता नहीं, कोई उसमें आता नहीं, कोई उसमें जाता नहीं, इसलिए उस पर यह तर्क बनना उचित बनता नहीं, है ना। आवरण होने का संदर्भ जीव पर आता है और स्पेस देने का संदर्भ आकाश द्रव्य में आता है। तो आप कहते हो किसी एक अंश में पूरा लोक आ जावे, एक प्रदेश पर पूरा लोक आ जावे, तो आकाश द्रव्य के जो बाकी प्रदेश होंगे वो क्या होंगे, खाली रह जाएंगे ना, खाली रह जाएंगे ना। यानी ऐसा कोई द्रव्य भी है जिसके एक प्रदेश पर तो पूरी वस्तु हो और बाकी प्रदेश खाली हो, तो ये सिर्फ आकाश द्रव्य के साथ ही संभव हो रहा है ना, अन्य द्रव्य के साथ तो संभव नहीं हो रहा है। नहीं बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि धर्म द्रव्य तो किसी को अवकाश देता नहीं, इसलिए वहां पे तो ये नियम लागू होगा नहीं। अधर्म किसी को अवकाश देता नहीं, वहां पे नियम लागू होगा नहीं। कालाणु तो सो कालाणु ही है, उसको आपने प्रदेश ही स्वीकार ही नहीं किया, है ना। बचा जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य के आवरण भी ऐसे नहीं होते कि किन्हीं प्रदेशों पर तो आवरण स्वीकार करें और किन्हीं प्रदेशों पर आवरण स्वीकार ना करें। और जीव द्रव्य के साथ ऐसा भी नहीं हो सकता कि मान के चलो जीव द्रव्य फैल जावे, है ना। तो जीव द्रव्य के फैल जाने से वो अपने प्रदेश भाव से बाहर हो जावे या भीतर हो जावे, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन इस आकाश द्रव्य के साथ कैसा हो रहा है कि कहो तो पूरा लोग एक प्रदेश पर आ जावे और बाकी प्रदेश खाली रह जावे, और कहो तो पूरा लोग समस्त प्रदेशों पर फैल जावे। तो आपने आकाश द्रव्य में जो ये अंश कल्पना की है, ये हमें आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा ये संभव है। क्या संभव है? कि आकाश के एक अंश नहीं होते, ऐसा होने पर भी, है ना, ऐसा होने पर भी यदि आकाश के अंश नहीं होते, कैसा होने पर भी, आकाश एक द्रव्य अखंड है, ऐसा है, और अखंड होने पर भी उसमें प्रदेश की जो कल्पना है ऐसा है। तो ब्रैकेट में देखो क्या लिखा, अर्थात अंश कल्पना नहीं की जाती ऐसी किसी की मान्यता हो तो। अब यहां तक बात हो गई। अब आपका क्या प्रश्न है? प्रश्न समझ में आ गया सभी को कि हम आकाश में अंश कल्पना किस प्रकार से स्वीकार करें? हमें तो वह बात समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा प्रदेशों की अपेक्षा से अंश कल्पना संभव है। यदि आप ऐसा नहीं मानोगे तो हमारा आपसे सीधा सा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न दागा उन्होंने? कि दो उंगलियां फैलाई, तो ये आकाश प्रदेश में दो उंगलियां है या नहीं? बोले हाँ है। तो ये आकाश प्रदेश पर दो उंगलियां आकाश के किसी एक अंश पर है या संपूर्ण आकाश पर है? तो आकाश पर जहां पे भी है ये उंगलियां, आकाश में जहां पर भी हैं, वो एक अखंड आकाश है, अवयवी आकाश है, या निरवयवी आकाश है? तीन प्रश्न है ये। समझ नहीं बात? एक बात क्या कही, वो जो एक आकाश द्रव्य है, उस एक आकाश, वह एक आकाश द्रव्य कैसा है, अवयवी है या निरवयवी है? मतलब ये दो उंगलियां आकाश के प्रदेशों पर स्वीकार करें कि एक ही प्रदेश पर दोनों उंगलियां स्वीकार करें? समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आ गई? तो एक ही प्रदेश पर दो उंगलियां तो स्वीकार नहीं की जा सकती। बोले क्यों नहीं स्वीकार की जा सकती? क्योंकि इनका आकार प्रकार ही पुद्गल के एक सूक्ष्म परमाणु से बड़ा होने पर और आकाश प्रदेश की उससे बड़ी सीमा ना होने पर। आ रही बात समझ में? नहीं, प्रदेश तो उतना ही सूक्ष्म रहेगा ना, छोटा रहेगा, वो तो निर्णय पहले ही कर चुकी है। तो ये तो संभव नहीं बनेगा कि आप उसको एक प्रदेश पर ही स्वीकार कर पाओ, ये तो संभव नहीं बनेगा। संभव क्या बनेगा? संभव तो, संभावना तो एक ही हो सकती है। क्या? या तो आप आकाश द्रव्य को जैसा हम बतला रहे हैं वैसा मानो, या तो फिर आकाश द्रव्य की कल्पना ऐसी की जाए जैसे कालाणु की गई है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? कालाणु की क्या कल्पना है कि कालाणु आकाश के प्रदेश जितना एक द्रव्य है और समस्त लोक आकाश में फैला होने से अनंत है, असंख्यात है। तो या तो तुम आकाश में एक आकाश द्रव्य ना मानकर अनंत आकाश द्रव्य है ऐसा मानो, और या फिर जैसा हम कह रहे हैं वैसा मानो। दो बातें समझ में आ गई? क्या कहा? तो देखो तर्क क्या कहा उन्होंने। आकाश में दो उंगलियां फैलाकर बताइए कि दो उंगलियों का एक क्षेत्र है या अनेक। अब ये एक क्षेत्र में मानी जाए या अनेक क्षेत्रों में मानी जाए? क्षेत्र माने आकाश, क्षेत्र माने आकाश, ठीक है ना। तो कहेंगे द्रव्य अपेक्षा से एक क्षेत्र और प्रदेश आकाश अपेक्षा में से तो अनेक दो क्षेत्र।
हाँ क्षेत्र मतलब प्रदेश, मतलब क्षेत्र मतलब हाँ प्रदेश होगा ना। प्रदेश, हाँ हाँ, माने एक क्षेत्र में या अनेक, तो क्षेत्र माने आकाश के प्रदेश भी आकाश ही कहलाएंगे ना, आकाश के प्रदेश भी आकाश ही कहलाएंगे ना। तो बोले कितने क्षेत्र पर माने इसको, या तो भैया हम इसको, हाँ हाँ भैया बोलो अगर बोलो। क्षेत्र को अगर आकाश कहेंगे तो अनेक हाँ क्षेत्र मतलब अनेक आकाश हो जाएगा ना, फिर तो वो हाँ 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 तो ठीक है ना। आकाश हाँ तो द्रव्य तर्क में थोड़ी ना आएगा ना। है। अरे भैया तो तर्क में यही आएगा ना, एक या अनेक में अनेक मतलब अनेक आकाश मानो, या तो आप या एक आकाश मानो, यही यही तर्क आने वाला है। तर्क भी यही आएगा, ठीक, अनेक माने या तो आप ये मानो कि अनेक आकाश हैं, यानी जैसे कालाणु अनेक है ना, ऐसे आकाश भी अनेक है। और या फिर आप ये मानो कि जैसा हम बता रहे कि आकाश तो एक है और उसके क्षेत्र अनेक हैं, क्षेत्र माने अवयव अनेक है, प्रदेश अनेक है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में क्या कहा, आ गई समझ में, तर्क समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, अच्छे से बात समझ में आ गई। या तो आप ये मानो कि आकाश द्रव्य ही अनंत द्रव्य वाला है, जैसे वो कालाणु द्रव्य, प्रत्येक प्रदेश पर एक कालाणु माना था ना आपने, ऐसे कालाणु स्वभाव वाला अनंत आकाश द्रव्य है। आ गई बात समझ में। या फिर आप ये मानो कि आकाश द्रव्य तो एक है और उस वो अनंत प्रदेशी है। दो में से एक बात ही आप इसमें आप स्वीकार कर सकते हैं, हम उसको एक माने या हम उसको अनेक माने। ठीक, ऐसा प्रश्न उठा है। अब यदि एक है तो प्रश्न होता है कि अब यहां पर प्रश्न करेंगे कि आकाश द्रव्य तो एक है, मैंने क्षेत्र को एक मान लिया, अनेक क्षेत्र ना मानकर एक क्षेत्र मान लिया, तो जैन दर्शन क्या मानेगा, जैन दर्शन कहेगा एक भी है अनेक भी है, पर उसकी एक अनेक की परिभाषा कैसी होगी, द्रव्य की अपेक्षा से एक और प्रदेश की अपेक्षा से अनेक। आई बात समझ में। जैन दर्शन की परिभाषा क्या बनेगी, आकाश में द्रव्य की अपेक्षा से तो एक और प्रदेश की अपेक्षा से अनेक, ऐसा बनेगी। ठीक, और यहां जो तर्क उठाया जा रहा है, यहां उसकी बुद्धि से तर्क उठा रहे हैं जिसने ये प्रश्न उठाया है कि एक प्रदेश में जब इतनी सामर्थ्य है तो आकाश को एक प्रदेशी ही मान लिया जावे, अनेक प्रदेशी ना माना जावे, माने एक द्रव्य में अनेक प्रदेशों की खंड कल्पना स्वीकार जो नहीं कर रहा है, उसके तर्क है ये, जो शुरू के दो तर्क हैं। तो पहले तर्क देते पहले नंबर पे, यदि आकाश अभिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, यानी कि जिसमें अंशों की कल्पना भी नहीं है और वो द्रव्य भी एक है, तो जब अंशों की भी कल्पना ना हो और द्रव्य भी एक हो, ऐसा कौन है, ऐसा कालाणु है। मैंने जो एक कल गलती की थी वो ये थी, फ्लो में हो गई थी वो गलती मेरे से, क्या गलती हो गई थी, मैंने कहा पहला नंबर जैन दर्शन का तर्क है, पहला नंबर जैन दर्शन का तर्क नहीं है, दूसरा नंबर जैन दर्शन का तर्क है ना। वो आप बोलने बोलने में फ्लो में वो एक और दो की गलती कर दी मैंने, तो सुधार कर लेना आप लोग। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, पहले नंबर का तर्क दिया, आकाश अभिन्न अंशों वाला, माने जिसमें भिन्न भिन्न अंश ना हो, तो भिन्न भिन्न अंश ना हो और एक द्रव्य हो, कौन है वो द्रव्य, वो काल द्रव्य है, जिसमें अंश कल्पना भी नहीं है और वो द्रव्य भी एक है। समझे ना, वो काल द्रव्य का स्वरूप आपको मालूम है, इसलिए मैं उसकी सापेक्षता से ये तर्क समझा रहा हूं आपको। ठीक, तो उन्होंने क्या, आकाश अभिनंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, जिसका भेद नहीं किया जा सकता, भाग नहीं किया जा सकता, ऐसा वो एक द्रव्य है, इसलिए दो उंगलियों का एक क्षेत्र है, या इसलिए दो एक उंगलियों का एक क्षेत्र है। क्वेश्चन, हाँ हाँ, इसमें जो ये अभिन्न का अर्थ ले रहे हैं, तो ये इसमें ऐसे ले रहे हैं जैसे अभी आपने बोला कि अभिन्न अंशों वाला, तो मतलब जिसमें जिसके भिन्न अंश है, भिन्न भिन्न नहीं है, हाँ, भिन्न नहीं जिसके, है, मतलब अभिन्न हाँ मतलब तो अंश हम भिन्न है, एक हाँ। लेते हैं ना, वैसे तो अभिन्न मतलब तो हम एक ही लेते हैं, सिंगल, मतलब जो जुदा हाँ ना हो सके। तो मैंने क्या अर्थ किया, मैंने भी तो ये कहा जिसके अंश भिन्न नहीं है, जिसमें भिन्न भिन्न अंश नहीं है। हाँ, मतलब यहाँ पे अभिन्न मतलब हम, हाँ मैं आपकी ही बात कह रही हूँ कि मतलब हाँ, यहाँ पे अ का अर्थ नेगेटिव में लिया, मतलब अभिन्न मतलब हम एक ले रहे थे और यहाँ पे अंशों वाला भी ले रहे थे, ये दोनों ना, दोनों शब्द आपस में जुड़ करके वो लग सुनो रहे हैं, सुनो मतलब सुनो 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 सुनो, मैं बताता हूँ समस्या कहाँ आ रही है, मैं बतला देता हूँ। समस्या यहाँ आ रही है कि हमें तो अभिन्न भी पता है कैसे होता है और भिन्न भी पता है कैसे होता है, हमें तो दोनों बातें पता है ना। हमें तो ये पता है कि एक द्रव्य में प्रदेश कल्पना से अभिन्न भिन्नता भी होती है और द्रव्य की अपेक्षा से अभिन्नता भी होती है, अपने को तो पता है ना ये बात। अपने को तो आंसर मालूम है, क्या आंसर मालूम है, कि एक द्रव्य को प्रदेश की अपेक्षा से भिन्न भी कहा जा सकता है, उसी द्रव्य को द्रव्य की अपेक्षा से अभिन्न भी कहा जा सकता है, और किसी भी द्रव्य के जो प्रदेश होते हैं वो अपने द्रव्य से भिन्न नहीं होते, इसलिए भी अभिन्न होते हैं। जैसे मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ, तो मेरे प्रदेश तो मेरे से कभी जुदा नहीं हो सकते ना, कभी भी जुदा नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं अभिन्न हूँ। तो अपने को तो
पूरा आंसर जैन दर्शन वाला रटा हुआ है, लेकिन जो ये प्रश्न पूछ रहा है वो किसी और दृष्टि से देख रहा है, उसकी दृष्टि से समझो। उसका ये तर्क है कि आकाश अभिन्न अंशों वाला, माने जिसमें भिन्न भिन्न अंशों की हमने कल्पना स्वीकार नहीं की। एक द्रव्य में जो असंख्यात प्रदेश हैं, है ना, लोकाकाश ऐसे एक द्रव्य है, उसमें असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यात प्रदेशों को असंख्यात माने या एक माने, पहले तो ये समझाओ आप। असंख्यात मानेंगे ना, तो असंख्यात होते हुए एक हैं वो, समझना ध्यान से। असंख्यात होते हुए एक है, एक होने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको असंख्यात स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे जीव असंख्यात प्रदेशी है, तो असंख्यात प्रदेशी होता हुआ एक द्रव्य है वो। ऐसा नहीं कि एक द्रव्य कह देंगे तो असंख्यात प्रदेश स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। क्या कहा? असंख्यात प्रदेशी है जमा एक है, तो पकड़ में ही बात है, पकड़ में। तो उन्होंने भी ये पूछा कि आकाश को आप अभिन्न अंशों वाला, माने जिसमें भिन्न अंशों की कल्पना तो आप स्वीकार ही नहीं कर रहे, अंश तो आपने आकाश द्रव्य में स्वीकार ही नहीं करे, लेकिन आकाश द्रव्य तो स्वीकार कर लिया। वस्तु कहीं स्थापित है तो आकाश में है, ये तो आपने स्वीकार कर लिया। जैसे विज्ञान क्या मानता है, पहले विज्ञान मानता था कि संसार 3 डायमेंशन में काम करता है ना। फिर जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई तो फिर वो 4D हो गया, 4 डायमेंशन में काम करने वाला हो गया। चौथा डायमेंशन कौन था? चौथा आयाम है काल द्रव्य। विज्ञान की भाषा में चौथा आयाम है काल द्रव्य। पहले काल को द्रव्य नहीं मानता था विज्ञान, भौतिकवाद कहते हैं, भौतिकी के नियम कहलाते हैं। जैसे मैटर को मानते हैं, एटम को मानते हैं, मॉलिक्यूल को मानते हैं, ऐसे समय को, टाइम को नहीं मानते हैं। समझ नहीं बात? समझे? ये समझ लो, आधुनिक विज्ञान में जो 4 द्रव्य कौन कौन से होते हैं, एक होता है आकाश नामक द्रव्य, जिसको आकाश नामक द्रव्य को विज्ञान स्वीकार करता है। अब आकाश नामक द्रव्य में किसी को तर्क नहीं है, क्योंकि पूरे संसार में चाहे जैन दर्शन हो चाहे अन्य कोई दर्शन हो, सभी दर्शनों ने आकाश द्रव्य को तो स्वीकार किया है। इसलिए आकाश द्रव्य की सत्ता को सिद्ध करने का यहाँ पे प्रश्न ही उठ नहीं रहा। क्यों नहीं उठ रहा? सभी को स्वीकार है कि बिना स्पेस के तो कोई कार्य होगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कोई काम होगा तो स्पेस तो चाहिए, क्षेत्र तो चाहिए, क्षेत्र के बिना तो जगत में कोई काम होगा ही नहीं। तो आकाश द्रव्य को तो सबने स्वीकार कर लिया, लेकिन वो जो आकाश द्रव्य है उसका स्वरूप कैसा है, समस्या यहाँ है। समझ में बात? नहीं समझ में? आकाश द्रव्य तो स्वीकार सभी ने कर लिया, लेकिन वो आकाश द्रव्य काम जो कर रहा है उसका जो स्वरूप है वो है कैसा, वो बतला रहे हैं। और इतना माथा मार के हमें लाभ क्या होगा कि हमें जो अंश कल्पना यहाँ द्रव्य के संदर्भ में बतलानी है वो आगे आपको जीव द्रव्य में काम आने वाली है। जिसको आकाश द्रव्य की अंश कल्पना समझ में आ गई, उसे अन्य द्रव्यों में जो अंश कल्पना करके वस्तु की सिद्धि हम करेंगे, पर्याय आर्थिक नय के अंश जो हम करेंगे, वो बात भली प्रकार से समझ में आएगी। निरंशी द्रव्य में भी अंश कल्पना बतलाएंगे और अंश द्रव्य में भी निरंश होने का भाव क्या है यह बतलाएंगे। इससे स्यादवाद की सिद्धि होती है। तो पहला नंबर का तर्क कहता है कि आकाश नामक एक द्रव्य है, मानते हो? बोलते हैं हाँ हम मानते हैं, उसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है। तो तुम आकाश द्रव्य को कैसा मानते हो? अभिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है। पहली बात तो यह है, इसलिए 2 उंगलियां एक क्षेत्र में है, या फिर भिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है इसलिए। तो जैन दर्शन क्या कहता है कि भिन्न अंशों वाला है और एक द्रव्य है, ऐसा मानता है। समझे? भिन्न अंश कहने का मतलब क्या हो गया? असंख्यात प्रदेशी और एक द्रव्य। और पहला तर्क क्या कहता है कि तुम उसके असंख्यात प्रदेशों को तो स्वीकार करते नहीं हो, लेकिन एक द्रव्य है ऐसा स्वीकार करते हो। तर्क नंबर क्या है? 1 नंबर का तर्क कहता है कि आपने द्रव्य में अंश को तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन द्रव्य को द्रव्य है ऐसा स्वीकार किया। और दूसरा तर्क क्या है कि द्रव्य तो एक ही है, लेकिन उसमें असंख्यात प्रदेश भी हैं। वो असंख्यात प्रदेश उस द्रव्य के अंश ही कहलाते हैं। ऐसा 2 बातें समझ में आ गई ना? आकाश द्रव्य से ही क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि अन्य किसी द्रव्य में यह भाव समझाया ही नहीं जा सकता। आकाश ही एक ऐसा द्रव्य है, जैसे सिद्ध भगवान आकाश के किन्हीं प्रदेशों पर तो होंगे और बाकी प्रदेशों पर नहीं होंगे। किन्हीं प्रदेशों पर स्वर्ग है, किन्हीं प्रदेशों पर नरक है। समझने बात? नहीं समझ? किसी प्रदेशों पे जीव का गमनागमन है, किसी प्रदेशों पर नहीं है। ऐसा ऐसा समझ में ही बात? नहीं समझ? लेकिन अगर जीव पे घटित करेंगे तो घटित नहीं कर सकते, क्योंकि जीव पे आवरण होगा तो पूरे पे होगा, निरावरण होगा तो पूरे पे होगा, ज्ञान होगा तो पूरे पे होगा, अज्ञान होगा तो पूरे पे होगा। इसलिए जीव पर तो घटित नहीं कर सकते।
शक्कर की मिठास पे तो घटित नहीं कर सकते कि एक जगह से तो शक्कर मीठी होगी और एक जगह से नहीं होगी, बाहर से तो मीठी होगी और भीतर से तो नहीं होगी। बात समझ में नहीं? यहां तो हमें यह सिद्ध करना है कि एक अखंड द्रव्य है लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से उसमें अंश है, और यह संभव सिर्फ आकाश द्रव्य पे ही हो सकता है, अन्य द्रव्यों पे नहीं हो सकता है। एक पुद्गल द्रव्य स्पर्श गुण की पर्याय वाला है, तो आधी जगह से तो स्पर्श करे और आधी जगह से ना करे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, विभाग केवल आकाश में संभव है, विभाग कल्पना मात्र आकाश द्रव्य में संभव है, ये बात समझा है, ठीक है ना। ऐसा अब जो तुमने पहले नंबर का तर्क दिया, यदि आकाश के संदर्भ में ऐसा माना जाए तो कैसा, अंशों का तो अविभाग मान लिया जावे और एक द्रव्य मान लिया जावे, तब क्या संभावना क्रिएट होती है। ये यदि मोहित भैया का आकाश प्रश्न समझ में नहीं अभिन्न आया। अंश वाला अविभाग एक द्रव्य है। ये मोहित भैया हैं? ने क्या लिखा है, विभाग विभाग बोलो बोलो, क्या लिखा बात है, तो अब जब विभाग। बोलो तो पूरी बोला करो ना। बोल तो रही हूँ, आपको नेट की प्रॉब्लम है। विभाग केवल आकाश में ही संभव है, ये इसका अर्थ समझ में नहीं आया। विभाग अंश कल्पना की सिद्धि आकाश द्रव्य में संभव है, जैसे आकाश नामक द्रव्य है ना, जिसको अपने लोकाकाश और अलोकाकाश की अपेक्षा से विभाग किया। ऐसा अन्य कोई द्रव्य बताओ जिसमें ये दो कल्पना कर सको आप। कोई और द्रव्य का नाम बताओ जिसमें ये दो कल्पना संभव हो। कोई और द्रव्य में संभव ही नहीं है। नहीं, मेरी बात समझे। आकाश द्रव्य के ही कुछ प्रदेशों पर लोक को स्वीकार किया, अन्य प्रदेशों पर लोक को नहीं स्वीकार किया। समझे नहीं समझे? ये आपने कल एक एक भेद किया ना आकाश के अंदर, लोकाकाश और अलोकाकाश का। तो लोकाकाश और अलोकाकाश का जो भेद एक आकाश नामक द्रव्य पे किया, वो कैसे संभव हुआ? कि आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा से तो संभव हुआ कि जितने जितने प्रदेशों पे धर्म अधर्म आदि द्रव्य विद्यमान थे उसको तो लोग स्वीकार कर लिया, और जितने प्रदेशों पे धर्म अधर्म आदि द्रव्य विद्यमान नहीं थे उन्हें आलोकाकाश स्वीकार कर लिया। ऐसा किया आपने या नहीं किया? बोलो, किया ना। क्या जीव द्रव्य में भी संबंध है, या आधा जीव द्रव्य को केवल ज्ञानी मान लिया जावे और आधे को अज्ञानी मान लिया जावे? क्या ऐसा किया जा सकता है? आके आधे जीव द्रव्य को तो बंध युक्त मान लिया जावे और आधे को निर्बंध मान लिया जावे? क्या ऐसा संभव है? हम्म, बोलो। ऐसा तो संभव नहीं है। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है। अन्य द्रव्य में तो ये संभव नहीं है ना। पुद्गल, एक ही पुद्गल द्रव्य में, समझना ध्यान से, एक पुद्गल द्रव्य की बात कर रहा हूँ, स्कंद की बात नहीं करता। एक पुद्गल द्रव्य की स्पर्श नामक पर्याय में आधी ठंडी और आधी गर्म ऐसे स्वीकार की जा सकती है? नहीं की जा सकती। स्कंद में तो की जा सकती है, क्योंकि वहां भिन्न भिन्न प्रदेश है। समझना ध्यान से। आई बात समझ में या नहीं समझ में? और वो भिन्न भिन्न प्रदेश होता हुआ वो अपने स्वभाव से भी भिन्न भिन्न है, लेकिन जीव कैसा है? असंख्यात प्रदेशी होता हुआ अखंड एक द्रव्य है। और आकाश द्रव्य कैसा है? अनंत प्रदेश होता हुआ अखंड द्रव्य है, तो भी ऐसा होने पर भी कुछ आकाश के प्रदेशों में लोक और अन्य आकाश के प्रदेशों को आलोक, ऐसा विभाग खड़ा करते हैं। मतलब संभव ही आकाश में है, अन्य द्रव्य में ये बात संभव नहीं है, ये समझा रहे हैं। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? अभी समझ में आ रही है? कुछ 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 समझ में आया, बहुत है, कुछ कुछ ही समझ लो। देखो क्या क्या कहते हैं कि भिन्न अंशों वाला है ना, वो आ गया। हाँ, अब पहले नंबर के तर्क पे आते हैं। यदि तुम ऐसा मानते हो, कैसा मानते हो? यदि तुम कहते हो कि आकाश अभिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, अंश भी नहीं है और द्रव्य भी एक है, एक द्रव्य है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, ये तो हम भी मान रहे हो, तुम भी मान रहे हो। लेकिन हमारी आपत्ति बस इतनी है कि हम उसको अंश सहित मानते हैं और तुम उसको अंश रहित मानते हो। तो यदि हम उसको अंश रहित मान लेते हैं तो क्या होता है? इसलिए दो उंगलियों का एक क्षेत्र है ऐसा कहा जाए तो एक अंश एक उंगली का क्षेत्र है, वही अंश दूसरी उंगली का भी है। क्या कहा? अब ये एक अंश है ना, ये दो उंगलियां, तो द्रव्य एक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये दो उंगलियां अलग अलग अंशों में है या एक ही अंशों में दोनों उंगलियां हैं, ऐसा पूछ रहे हैं वो आपसे। ठीक, इसलिए दो में से एक अंश का अभाव हो गया। अब यहाँ पे उंगलियां दो कहलाई नहीं जा सकती। क्या होगा? दो में से एक अंश का तो अभाव, एक ही अंश में दोनों उंगलियां है ना। तो उंगलियों का उंगलियां एक अंश में होने से, मैंने हमने आकाश को दो अंशों में, ऐसे दो
ऐसे दो भेद से जो स्वीकार करा उंगली को, ऐसा हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इसलिए दो इत्यादि एक से अधिक अंशों का अभाव होने से आकाश परमाणु की भांति प्रदेश मात्र सिद्ध हुआ। अब क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कि आकाश द्रव्य पर कौन सा नियम लागू हो जाएगा, जो कालाणु का नियम है वो लागू हो जाएगा। क्यों लागू हो जाएगा, क्योंकि जो प्रदेश है उसका साइज तो घटने बढ़ने वाला नहीं है, और उंगली के प्रदेशों ने स्पेस तो लिया ही है, जगह तो ग्रहण की ही है ना, जगह तो ग्रहण की है। तो उससे क्या सिद्ध होगा, यदि तुम आकाश को निरंश और एक द्रव्य मानोगे और ऐसा मानोगे कि ये दो उंगलियां एक क्षेत्र पर हैं, तो बोले आपका ये एक क्षेत्र कहना कहीं से भी संभव नहीं बनेगा। क्यों संभव नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा कहने से तो यह सिद्ध होगा कि आकाश द्रव्य का स्वभाव ऐसा हो गया जैसे मानो कालाणु द्रव्य का स्वभाव। पकड़ में ही बात। तो उससे क्या सिद्धि होगी, तो उससे तो अनेक अनेक क्षेत्रों पर दो उंगलियां हैं यही सिद्ध होने वाला है। एक क्षेत्र कहां सिद्ध होने वाला है, एक आकाश द्रव्य एक क्षेत्र कहलाएगा, दूसरा आकाश द्रव्य दूसरा क्षेत्र कहलाएगा, तीसरा आकाश द्रव्य तीसरा क्षेत्र कहलाएगा, और चौथा आकाश द्रव्य चौथा क्षेत्र कहलाएगा। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। जैसे एक कालाणु एक काल द्रव्य कहलाता है, दूसरा कालाणु दूसरा काल द्रव्य कहलाता है, तीसरा कालाणु तीसरा काल द्रव्य कहलाता है। तो आपका एक क्षेत्र कहना तो झूठा हो जाएगा। क्यों झूठा हो जाएगा, क्योंकि आपने ये कहा कि आकाश जो है वो अखंड है और निरंश है, तो अखंड निरंश तो कालाणु नामक द्रव्य जैसा स्वभाव होता है ना। तो उन्होंने क्या कहा, उंगली का एक क्षेत्र है, वही अंश दूसरी उंगली का भी है, इसलिए दो में से एक अंश का अभाव हो गया। इस प्रकार दो इत्यादि एक से अधिक अंशों का अभाव होने से आकाश परमाणु की भांति, परमाणु की भांति यानी पुद्गल का एक परमाणु होता है, जैसे उसको मैंने कालाणु की अपेक्षा से आपको समझाया ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। प्रदेश मात्र सिद्ध हुआ, यानी एक प्रदेशी मात्र आकाश द्रव्य सिद्ध होगा, और इसलिए यह घटित नहीं होता। ठीक है ना। यदि यह कहा जाए कि आकाश भिन्न अंशों वाला विभाग एक द्रव्य है और इसलिए दो उंगलियों का एक क्षेत्र है, अब एक क्षेत्र कहना तभी संभव है जब द्रव्य तो हो अखंड और क्षेत्र हो अनेक, माने अंश हो उसमें अनेक और द्रव्य वो हो अखंड, तब तो उसको एक क्षेत्र अवगाही कहा जा सकता है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में नहीं तो उसको अनेक क्षेत्र अवगाही ही कहना पड़ेगा। आ गई बात समझ में, नहीं समझ में तो यह योग्य ही है, फिर तो यह संभव है। एक क्षेत्र कहा क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा से आकाश एक द्रव्य है ना, क्योंकि अविभाग एक द्रव्य में अंश कल्पना फलित हो गई। द्रव्य अविभाग है और उसमें प्रदेशों की कल्पना से ही अंश कल्पना हमने स्वीकार की है। इतनी बात यहां पर समझी। अब आगे कहते हैं, यदि यह कहा जाए कि दो उंगलियों के अनेक क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र ना मानकर अब अनेक क्षेत्र में आ गई। पहले की दो जो सेकंड नंबर का पैराग्राफ है वो क्या सिद्ध करने वाला था कि आकाश एक क्षेत्र है या अनेक क्षेत्र है। तो पहले पैराग्राफ में सिद्ध किया कि एक क्षेत्र कैसे संभव होगा, जब द्रव्य तो हो एक और प्रदेश हो अनेक, तब एक क्षेत्र अवगाह कहा जा सकता है। यदि द्रव्य भी अनंत हो, है ना, तो फिर वो अनेक क्षेत्र अवगाही ही सिद्ध होगा। तो आपका एक क्षेत्र अवगाही अगर आपको बनाना है किसी भी द्रव्य को, तो वो कब संभव होगा कि एक अखंड द्रव्य में अनेक प्रदेशों की बात को स्वीकार कर लिया जाए। अब दूसरा तर्क कि नहीं नहीं हम तो अनेक मानेंगे, अनेक क्षेत्र मानेंगे, एक क्षेत्र ना मानकर क्या मानेंगे, अनेक क्षेत्र मानेंगे। तो अनेक क्षेत्र मानने में क्या दोष आएगा, उसको सेकंड पैराग्राफ में समझाते। यदि यह कहा जाए कि दो उंगलियों के अनेक क्षेत्र हैं, यानी एक क्षेत्र अवगाह ना मानकर क्या माना जाए, अनेक क्षेत्र अवगाह माना जाए। अब देखो ध्यान से एक चीज और समझाता हूं आपको। ये तो बहुत ही स्थूल उदाहरण है ना, इसको थोड़ा सूक्ष्म कर लेते हैं। ये एक उंगली पे ले आते दो की जगह, ये दो की जगह एक उंगली पे ले आते, लिया है। अच्छा अब सुनो ध्यान से समझना सभी। ये एक उंगली पुद्गल की है ना। यहाँ कितने पुद्गल परमाणु है, असंख्यात पुद्गल परमाणु है। जमा यहाँ एक जीव द्रव्य भी है, बोलो है या नहीं है, यहाँ एक जीव द्रव्य है या नहीं है ना, एक जीव द्रव्य भी है। जमा यहाँ पे धर्म द्रव्य भी है और अधर्म द्रव्य भी है या नहीं, और यहाँ काल द्रव्य भी है या नहीं। अब ये जो 6 द्रव्य हैं, जिसमें से आकाश को यदि हम हटा भी दें, 5 द्रव्य हैं, इन 5 द्रव्यों को हम एक क्षेत्र अवगाही कहें या अनेक क्षेत्र अवगाही कहें, ये प्रश्न है। मूल बात यह है, ये दो उंगली से जो समझा रहे हैं ना आपको, ये स्थूल उदाहरण है।
इसकी सूक्ष्मता को समझो। जब हम कहते हैं जीव और पुद्गल एक क्षेत्रफगाही हो गए, तो द्रव्य कर्म की जो कर्म वर्गणाएं हैं, पौद्गलिक ये शरीर है, जीव का प्रदेश है, जीव है ना। फिर धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है और काल द्रव्य भी है। तो ये सारा समावेश, इसको एक क्षेत्रफगाही संबंध कहें या अनेक क्षेत्रफगाही संबंध कहें, क्योंकि अनेक क्षेत्र तो कोई संबंध नहीं होता। क्या समझे? समझे नहीं समझे? जिसको आपने स्वीकार ही अनेक क्षेत्रफगाहन कर लिया तो वो तो कोई संबंध ही स्वीकार नहीं हुआ। समझ में आती है बात? नहीं समझे? संबंध तो तभी स्वीकार किया जा सकता है जब एक क्षेत्रफगाही, एक गिलास में दूध रखा, एक गिलास में पानी रखा, ये क्षेत्रफगाही नहीं कहलाएंगे। एक ही गिलास में आधा दूध और आधा पानी मिला दिया जावे तो एक क्षेत्रफगाही कहलाएंगे। कुछ बात समझ में आती नहीं आती? तो जब तुम उसको स्वीकार ही अनेक क्षेत्रफगाह मान रहे हो तो उसके बंध की और उसकी मुक्ति की कोई बात ही नहीं रह जाएगी, सब कुछ निरर्थक हो जाएगी बात। वस्तु के एक क्षेत्रफगाही संबंध की सिद्धि तो तभी हो सकती है जब आकाश नामक द्रव्य, जो क्षेत्र से समझाया जाता है, क्षेत्र को समझाने के लिए आकाश नामक द्रव्य का निमित्त है ना, तभी संभव है जब आकाश नामक द्रव्य तो एक हो और प्रदेशों की उसमें भावना को स्वीकार किया जाए, तो संभव, तब तो एक क्षेत्रफगाहन बनेगा, अन्यथा तो एक क्षेत्रफगाहन बनेगा ही नहीं। और यही बात काल द्रव्य पे भी लागू होती है कि किसी काल द्रव्य की अपेक्षा से मेरी पर्याय परिणमित हो गई, ऐसा नहीं, क्योंकि काल तो अनेक है। क्या जितने क्षेत्र पर अभी मैं विद्यमान हूं, यहाँ तो असंख्यात कालाणु है, तो कौन से कालाणु से मेरा परिणमन स्वीकार करोगे? तो वास्तव में मेरा परिणमन तो मेरे आधार से होगा, लेकिन काल द्रव्य का उसमें निमित्त स्वीकार करेंगे, निमित्त की अपेक्षा से उसको हम समझेंगे कि ये कालाणु की पर्याय के निमित्त से मैंने इस द्रव्य की पर्याय को समझा। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य निश्चय से तो स्वक्षेत्र में ही रहता है, स्वक्षेत्र में रहने वाला वो प्रत्येक द्रव्य एक क्षेत्रफगाही संबंध वाला भी होता है। तो वो एक क्षेत्रफगाहना किस अपेक्षा से स्वीकारो कि वहां द्रव्य माना जाए एक और प्रदेश माने जाए अनेक, तो एक क्षेत्रफगाह संबंध बनता है, अन्यथा एक क्षेत्रफगाह संबंध बनेगा नहीं। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? समझ पा रहे हो क्या कह रही है? ऐसा देखो, अब यहाँ कहते हैं यदि कहा जाए कि दो मूल्यों के अनेक क्षेत्र हैं, दो द्रव्यों के अनेक क्षेत्र हैं, पुद्गल का क्षेत्र अलग है, जीव का क्षेत्र अलग है, ऐसा मान लिया जाए, तो अध्यात्म दृष्टि से तो हम ऐसा मानते भी हैं कि प्रत्येक वस्तु का स्वक्षेत्र होता है ना, कोई वस्तु एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं होती। लेकिन ऐसा अध्यात्म की ऐसी दृष्टि से मानने पर आकाश द्रव्य की एक प्रदेश की शक्ति तो सिद्ध नहीं हो जाती। क्या कहा? यदि हम अध्यात्म दृष्टि से ही द्रव्य को देखेंगे तो आकाश नामक प्रदेश की जो शक्ति है वह बतलाना निरर्थक हो जाएगा। फिर उसका क्या लॉजिक रह जाएगा, क्या औचित्य रह जाएगा? हमें तो आकाश नामक द्रव्य है ये भी बतलाना है, आकाश नामक द्रव्य की एक प्रदेश की कितनी शक्ति है ये भी बतलाना है। समझे नहीं समझे? तो वहां तो उसके द्रव्य भाव से ही, यानी अध्यात्म पक्ष से नहीं, सत्ता पक्ष से ही ये बात समझानी पड़ेगी कि वो एक क्षेत्रफगाही है। सो कैसे है? तो कैसे, सुनो। अब यदि यह कहा जाए कि दो उंगलियों के अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा कहा जाए, अर्थात एक से अधिक क्षेत्र हैं, एक नहीं, तो अब यहां प्रश्न उठेगा। क्या प्रश्न उठता है? आकाश सविभाग खंड खंड रूप अनेक द्रव्य है, इसलिए दो उंगलियों के अनेक क्षेत्र हैं। जैसे काल द्रव्य अविभाग रूप खंड खंड से अनेक द्रव्य है, ऐसे ही आकाश कैसा हो जाएगा? अविभाग रूप से खंड खंड से अनेक द्रव्य है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना? या फिर आकाश अविभाग एक द्रव्य होने पर भी दो उंगलियों से के अनेक क्षेत्र हैं। हाँ, सविभाग आकाश सविभाग खंड खंड रूप अनेक द्रव्य हैं। हाँ, सविभाग रूप हाँ, सविभाग रूप खंड खंड अनेक द्रव्य, जैसे काल द्रव्य, माने सविभाग रूप यानी कालाणु एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए भी हैं लेकिन फिर भी खंड खंड है, विभाग भी है और अनेक भी हैं और एक साथ जुड़े हुए भी हैं, ऐसा है ना, जो काल द्रव्य के संदर्भ में हमने समझा था, वही पूरा पूरा नियम है यहाँ पर उसी तरह का। तो आकाश सविभाग यानी खंड खंड रूप अनेक द्रव्य हैं, इसलिए दो उंगलियों के अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा मानो। या फिर आकाश को अविभाग एक द्रव्य होने पर भी दो उंगलियों के अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा। यदि आकाश सविभाग अनेक द्रव्य होने से
दो उंगलियों के अनेक क्षेत्र हैं ऐसा माना जाए तो आकाश जो कि एक द्रव्य है उस अनंत द्रव्यत्व आ जाएगा। ठीक है ना, अब वो एक द्रव्य नहीं कहलाएगा, अब वो अनंत द्रव्य कहलाएगा। जैसे पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंत अनंत। जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत। कालाणु कितने हैं? असंख्यात। धर्म और अधर्म कितने हैं? एक एक। क्या कहा? समझ में बात? नहीं समझ में? तो जितने द्रव्यों में, तो अब वो आकाश द्रव्य जिसको हम एक कह रहे थे, अब उसमें क्या कि कौन सा नियम लागू हो जाएगा? जो कालाणु में नियम लागू होता है, जो पुद्गल में नियम लागू होता है, वही नियम आकाश द्रव्य पे लागू हो जाएगा। तो आकाश द्रव्य कैसा हो जाएगा? वो खंडित द्रव्य हो जाएगा। इसलिए यह तो घटित नहीं होता, क्योंकि आकाश एक द्रव्य है। यह तो सर्वसहमति से सबने सर्वमत होकर स्वीकार किया है, इसलिए वो बात, वो तर्क तो जाने ही दो, उसके ऊपर तो चर्चा करना ही व्यर्थ है। आगे कहते हैं, और यदि आकाश को अविभाग एक द्रव्य होने से दो उंगलियों का अनेक क्षेत्र है, अविभाग द्रव्य एक और दो उंगलियों का अनेक क्षेत्र, ऐसा स्वीकार करते हैं तो कोई बात ही नहीं है, वो तो हम भी स्वीकार करते हैं। ठीक है ना, ऐसा माना जाए तो ये योग्य ही है। क्यों? क्योंकि अविभाग एक द्रव्य में अंश कल्पना तो फलित हो गई। हम भी ऐसे ही कह रहे हैं कि द्रव्य अविभाग है और प्रदेश की अपेक्षा से विभाग है, तो ऐसे एक में अनेक की कल्पना तो संभव है। लेकिन जैसे तुम समझाना चाहते हो कि एक ही प्रदेश मात्र उसको मान लिया जावे या एक प्रदेश स्वतंत्र मान लिया जावे, ऐसा संभव नहीं है। तो एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध जब हम सिद्ध करेंगे, हम करेंगे चाहे तुम करोगे चाहे जगत में कोई भी करेगा, तो वह तभी संभव हो पाएगा जब आकाश को एक द्रव्य माना जाए और उसमें प्रदेशों की अंश कल्पना को स्वीकार किया जाए। तो ही किसी द्रव्य के किस संबंध को स्वीकार किया जा सकता है? एक क्षेत्र अवगाही संबंध को स्वीकार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। समझे? ऐसा अगर आकाश द्रव्य को उन्होंने एक नहीं माना ना, तो मालूम क्या हो जाएगा? अद्वैत ब्रह्मवादियों का जो ब्रह्मा है वो अनंत ब्रह्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ब्रह्मा नहीं रहेगा। क्या फर्स्ट समझे? वाले पॉइंट आई में भैया इसमें अनंत मतलब अनंत आकाश हो जाएंगे। फर्स्ट वाले पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने उसे ऐसा हाँ 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 मान लिया कि एक हाँ एक मतलब जैसे हाँ। कालाणु है, एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है, और ऐसे ही हमने मान लिया कि हम्म आकाश भी एक प्रदेशी होने से अनंत, तो वो कहना चाह रहे हैं कि अनंत आकाश आकाश धर्म रहेंगे। अनंत, अच्छा को आकाश होंगे। अब जब आकाश अनंत होंगे तो क्या समस्या आएगी? तो जो सर्वव्यापी अनंत द्रव्य हो जाएंगे। होगा ना, वो भी खंडित हो जाएगा। आपका नेटवर्क नहीं आती अनंत थी है ना? अब मेरा अनंत नहीं आ रहा विश्व या नहीं आ होगा। रहा, दोनों में से किसी का नहीं आ रहा। अनंत विश्व अनंत अनंत विश्व हो विश्व जाएंगे। आपका नहीं आ हाँ, रहा, आपका अनंत नहीं आ विश्व रहा। हो जाएगा। हाँ, तो एक विश्व नहीं रहेगा, वो अनंत विश्व हो जाएंगे। आकाश के जैसी अनंत भेद किए तो एक विश्व की जगह अनंत विशेष विश्व की सिद्धि हो जाएगी, ऐसा। तो ये तो किसी ने भी स्वीकार नहीं किया कि आकाश में अनंतता स्वीकार की जाए। उसके विस्तार में तो अनंतता स्वीकार की जा सकती है, परंतु द्रव्य भाव से तो वह एक है, ऐसा ही स्वीकार किया जाएगा। विश्व एक है, ऐसा ही स्वीकार किया जा सकता है। विश्व में अनंतता स्वीकार नहीं की जा सकती। ठीक है ना? तो इसी तो उन्होंने सिद्धि करी कि जब तुम विश्व को एक स्वीकारते हो, स्पेस को एक स्वीकारते हो, हम भी स्वीकारते हैं, और सर्वमत होकर लॉजिकली सभी स्वीकारते हैं, तो उस एक में अनेक की कल्पना तो तभी संभव है जब एक द्रव्य में प्रदेशात्मक भाव से उसके अंशों को स्वीकार किया जाए, जो कि संभव है। वो कल्पना माने कोरी कल्पना नहीं है, वो संभवित बात है। कल्पना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खंड अखंड में खंड की बात कह रहे हैं, बस इसलिए, बस इस कारण से, दूसरा कोई कारण उसका नहीं। अब आगे चलते हैं। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन तात्पर्यवर्ती गाथा से समझाते हैं। 140 नंबर की यह गाथा पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो 151 नंबर की टीका हो जाती है। 151 नंबर की टीका में आचार्य जयसेन देव कहते हैं, 387 नंबर का पेज, जैसा कि आपको आचार्य कुंद देव और आचार्य अमरचंद्र देव समझा ही चुके हैं, उसी के भाव को संक्षेप में आचार्य जयसेन देव कहते हैं, और इस दो उंगलियों के उदाहरण को दो मुनिराजों पे घटित कर इसका विस्तार कर देते हैं। वो कहते हैं, अब पूर्व में जो प्रदेश का स्वरूप कहा था, अब उसका विवरण देते हैं। तो पूर्व में प्रदेश का स्वरूप क्या कहा था? कि प्रदेश का आकार प्रकार तो इतना ही माना जाएगा जितना परमाणु का साइज है। तो प्रदेश ना बड़ा होगा, ना छोटा होगा, ना घटेगा, ना फैलेगा, ना सिकुड़ेगा। समझे? कितना बड़ा रहेगा उतना ही रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। अणु से निविष्ट अर्थात एक पुद्गल परमाणु से व्याप्त वह आकाश का एक प्रदेश है। आकाश है माने वह आकाश का एक प्रदेश है।
वह आकाश प्रदेश नाम से कहा गया है, उसे आकाश का प्रदेश कहते हैं। ठीक, सभी अणुओं को और चकार शब्द से सूक्ष्म स्कंधों को, चकार मतलब चकार, वो आया ना गाथा में जो शब्द चकार, ऐसा। तो सभी परमाणु अणुओं को और चकार शब्द से सूक्ष्म स्कंधों को वह आकाश प्रदेश, अवकाश या स्थान देने में समर्थ है। उसकी इतनी सामर्थ्य है। उस आकाश प्रदेश के यदि इस प्रकार अवकाश देने में सामर्थ्य नहीं होता, यदि ऐसा नहीं मानेंगे, तो अनंतानंत जीव राशि और उसमें भी अनंत गुणी पुद्गल राशि असंख्यात प्रदेशी लोक में कैसे अवकाश को स्थान प्राप्त करेगी। मैंने वो स्थान कैसे मिलेगा? असंख्यात प्रदेशी आकाश माना और उसमें रहने वाले परमाणु और द्रव्य की प्रदेश संख्या कितनी मानी, उनकी सत्ता कितनी मानी, तो वो तो संभव ही नहीं हो पाएगा, अर्थात नहीं रह सकते। तो क्या मानना पड़ेगा कि एक एक प्रदेश की सामर्थ्य इतनी है कि पूरा लोक उसमें समाहित हो जाए, तभी वह संभव हो सकता है, अन्यथा यह कथन संभव हो ही नहीं सकता। उसका विस्तार से पहले ही कथन किया है। अब उसका विस्तार से पहले कथन किया, कहाँ कथन किया है? कि पिछली गाथाओं में भी कथन किया है और इस टीका में भी कथन कर चुकी है। अब यहाँ प्रश्न है कि अखंड आकाश द्रव्य में प्रदेशों का विभाग या भेद कैसे घटित होता है। जब किसी द्रव्य को आपने अखंड स्वीकार कर लिया, तो उसमें खंड कल्पना किस बात की अपेक्षा से आप कर रहे हैं? तो हम प्रदेश की अपेक्षा से कर रहे हैं, बस इतनी सी बात यहाँ पर समझानी है, जो कि संभव है, जो कि संभव है। अन्य द्रव्यों में जब हम खंड कल्पना करेंगे तो किस अपेक्षा से करेंगे? अन्य द्रव्यों में तो जरूरत नहीं। देखो, पुद्गल द्रव्य में खंड कल्पना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक प्रदेशी ही होता है निश्चय से, है ना। आकाश में खंड कल्पना की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इतनी राशि कहां से मौजूद हो गई? अनंत पुद्गल, अनंत 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 पुद्गल परमाणु, अनंत जीव राशि, ये सब कहां से आ गए? तो प्रदेशों की अपेक्षा से वहां पे घटित कर दिया। अब जीव में खंड कल्पना जब करेंगे, जीव में भी जरूरत पड़ेगी खंड कल्पना की, तब कैसे करेंगे? तो काल के अवयवों की अपेक्षा से जीव में खंड कल्पना करेंगे। यहाँ जीव में खंड कल्पना की जरूरत कब पड़ेगी? कि हम जीव को खंडित कब स्वीकार करेंगे? काल की अपेक्षा से। माने मारिश और महावीर में अंतर है या नहीं है? अंतर है कि हाँ। तो किस अपेक्षा से स्वीकार किया? क्योंकि द्रव्य तो अखंडित होता है। तो बोले जो पर्याय पक्ष है ना, पर्याय पक्ष द्रव्य का, उसकी अपेक्षा से उस द्रव्य में खंड कल्पना स्वीकार की गई। पकड़ में ही बात। ये खंड कल्पना की का जो मंडन किया जा रहा है, उसकी स्थापना की जा रही है, वो क्यों की जा रही है? कि वो खंड कल्पना सिर्फ हमने जीव द्रव्य में कर ली हो, ऐसा नहीं। प्रदेश की अपेक्षा से आकाश द्रव्य में संभावित है ना। और अन्य द्रव्यों में पर्याय की अपेक्षा से वह संभव है। तो एक बार खंड कल्पना करेंगे आकाश द्रव्य की, फिर खंड कल्पना सिद्ध करेंगे काल द्रव्य की, और उस काल द्रव्य की खंड कल्पना से सिद्ध करेंगे जीव द्रव्य की खंड कल्पना में। कुछ बात पकड़ में आती है, नहीं पकड़ में आती? कहां से कहां लेकर जा रहे हैं आपको बात को, है ना। ऐसे देखो, अब यहाँ क्या कहते हैं, उसका निराकरण कहते हैं, चिदानंद एक स्वभावी निज आत्म तत्व में परम एकाग्रता रूप समाधि से उत्पन्न निर्विकार आह्लाद एक रूप सुख सुधारस के स्वाद से तृप्त मुनि युगल अर्थात दो मुनिराजों के बैठने का स्थान क्या एक है अथवा अनेक है ना। यदि एक है तो दोनों का एक पना प्राप्त होगा। माने फिर हम आप पे दो मुनि है ऐसा नहीं कह सकते, एक मुनि है ऐसा ही कहना पड़ेगा। ठीक, परंतु उस प्रकार तो नहीं है। और यदि कहो कि भिन्न है, तो अखंड आकाश द्रव्य के भी प्रदेश भेद को विरोध नहीं आता है, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। तो आचार्य जयसेंद्र ने ज्यादा मेहनत क्यों नहीं करी इसके ऊपर? क्योंकि किसी को ये सिद्ध करना ही नहीं है कि आकाश अनेक है। ये तो सब स्वीकार करते हैं कि आकाश एक है, समझे नहीं। हमें तो बस इतना समझाना है कि एक आकाश अनंत प्रदेशी है, बस इतना समझाना है। तो अनंत प्रदेशी तभी संभव होगा जब वहां उस प्रदेशों में रहने वाले द्रव्यों के विभागों को आप स्वीकार करेंगे। द्रव्य के विभागों को ही स्वीकार नहीं करेंगे, आकाश के प्रदेशों को ही स्वीकार नहीं करेंगे, तो समस्त द्रव्य क्या बन जाएंगे? एक बन जाएंगे। माने दो मुनिराज जैसे एक हो जाएंगे ना, ऐसे 6 द्रव्य भी एक हो जाएंगे। पकड़ में बात। और अगर कारणों की तरह आकाश के टुकड़े कर दोगे तो क्या हो जाएगा? विश्व एक ना रहकर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और अनंत विश्व होने से क्या हो जाएगा? कि उस विश्व का कर्ता जो ब्रह्मा है, जो तुम मानते हो, वो भी अनंत टुकड़ों में बट जाएगा। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में। फिर वो सर्वव्यापी एक नहीं रह पाएगा, वह द्वैतवाद में भी नहीं स्थित हो पाएगा। तो आकाश माने स्थान एक है और उसमें द्रव्य अनेक है, यह तभी संभव होगा जब उस एक आकाश द्रव्य के
असंख्यात प्रदेशों को आप भली प्रकार से स्वीकार कर लेंगे। बस इतनी बात समझा दी। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब त्रिक प्रत्यय तथा ऊर्ध्व प्रत्यय बतलाते हैं। यहाँ पे आपको एक बात समझा दी, एक चैप्टर क्लोज कर दिया, अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। कि पहले तुमने अंश कल्पना स्वीकार कर ली ना, बोले हाँ स्वीकार कर ली। अब यहाँ काल की अपेक्षा से प्रत्यय लगाएंगे यहाँ पर, कि उस द्रव्य में जो अंश कल्पना है वो किस अपेक्षा से होगी। त्रियक प्रत्यय कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या होगा, प्रदेश। ये पहले समझे? भी आया है, ये पिछली गाथाओं में पहले गुणों की अपेक्षा से था। त्रियक सामान्य पहले और यहाँ पे तो पर्याय की ऊर्ध्व अपेक्षा से सामान्य। आएगा ना, यहाँ पर्याय की अपेक्षा से आएगा ना। दीदी सुनो, शांति से सुनो, आगे आगे नहीं चलो। तिर्यक प्रत्यय यहाँ प्रदेश की अपेक्षा से आएगा, ऊर्ध्व प्रत्यय पर्याय की अपेक्षा से आएगा। ठीक, ऐसा ऐसा ही ध्यान रखना। ऊर्ध्व प्रत्यय तो निरंतर नियम से पर्यायों में ही घटित होता है। अब पिछली गाथा में भी तो आया था, इसमें भी आया, क्या अंतर है कि पिछली गाथा में उस तिर्यक प्रत्यय को गुणों पे घटित करके बतलाया था। गुण कहाँ रहते हैं, जीव के संपूर्ण भाग में रहते हैं। तो जीव का संपूर्ण भाव कैसा है, वो प्रदेशात्मक है। याद होगा जब उस समय मैंने समझाया था कि वहां पे प्रदेश है, वास्तव में द्रव्य तो प्रदेश को इंगित करता है और गुण उसके भावों को। तब वहां पे प्रश्न उठ रहा था कि नहीं भैया नहीं, वो बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ तो लिखा ही नहीं है, यहाँ तो उसमें प्रदेश बात लिखी ही नहीं है, आ ही नहीं रही है। तो यहाँ आचार्य देव आपको यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ कहते हैं त्रियक प्रत्यय। त्रियक प्रत्यय यानी कि प्रदेशात्मक, ठीक, और ऊर्ध्व प्रत्यय यानी कि पर्यायात्मक। ऐसा समझ में बात। प्रदेश कहेंगे तो गुणों से व्याप्त ही होंगे, गुण कहेंगे तो प्रदेशों में ही व्याप्त होगा। पकड़ में आ गई बात, नहीं पकड़ में आ गई, है ना। तो अब यहाँ पे एक दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। अब त्रियक प्रत्यय तथा ऊर्ध्व प्रत्यय बतलाते हैं। अब प्रत्यय शब्द का मतलब क्या होता है, प्रत्यय का मतलब होता है क्रम, प्रत्यय का मतलब होता है समूह, और प्रत्यय का मतलब होता है निशान। ये तीन मतलब होते हैं प्रत्यय के। माने जब किसी वस्तु को नापते हैं तो निशान लगाते ना, निशान लगा के नापते, नहीं नापते, निशान लगा लगा के, तो उसको कहते हैं प्रत्यय। माने जब हम किसी वस्तु के आकार प्रकार को समझेंगे तो कुछ निशानों से समझेंगे, एक निशान यहाँ लगाया, एक निशान यहाँ लगाया, ऐसे निशान से नापकर वस्तु को क्रिएट करेंगे। आपने देखा होगा चित्रकार चित्र बनाता है तो निशान लगाता है पहले, समझे, उनको प्रत्यय कहते हैं। आर्किटेक्ट भी जब घर बनाता है तो निशान लगाता है, दीवार खड़ी की जाती है तो निशान लगा के की जाती है। विश्व में किसी चीज की जब रचना की जाती है तो क्या करते हैं, निशान लगाते हैं पहले। आई बात समझ, उसको प्रत्यय कहते हैं। और वो प्रत्यय यानी कि क्रम, माने किस क्रम के साथ कौन सी बात बनेगी, खड़ी होगी। माने पहला घड़ा क्या है, वो प्रत्यय के रूप में होगा सीधा, तो बाद के उसके बाद के सब घड़े सीधे हो सकते हैं। और पहला घड़ा उल्टा, तो उसके बाद के सभी घड़े कैसे होंगे, उसके सहारे से खड़े होने वाले, तो वो भी सब उल्टे खड़े होंगे। ऐसा नियम है ना, ऐसा है ना, प्रत्ययों का नियम है। तो वो समझाएंगे कि किसी वस्तु के प्रत्यय यानी कि क्रम को यदि समझेंगे तो दो प्रकार के क्रमों से समझा जाता है किसी भी वस्तु को। एक तो है उसका प्रवाह कर्म, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्व प्रत्यय यानी कि पर्याय, और एक उसका है द्रव्य क्रम, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रदेश या गुण प्रत्यय। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में। किन क्रमों से समझा जाएगा, एक वस्तु को वस्तु के प्रदेशत्व भाव से समझा जाएगा, और एक उस वस्तु को उसके परिणमन भाव से समझा जाएगा। तो अब यहाँ पे त्रियक प्रत्यय और ऊर्ध्व प्रत्यय बतलाते हैं। इतनी सी बात है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। है ना, गुण भी ले सकते हैं इसको, प्रदेश को। प्रदेश को गुण नहीं कह सकते, लेकिन गुण प्रदेशों में ही रहते हैं, है ना। तो उस अपेक्षा से गुण को प्रदेश नहीं कहेंगे, गुण तो गुण ही कहलाएंगे। मतलब क्योंकि जैसे हम लोग पहले पढ़ा था तिर्यक सामान्य। अगर गुणों को पहले सुनो, अगर गुणों को प्रदेश कहेंगे तो क्या समस्या आएगी। आपने कहा गुण को प्रदेश कह सकते हैं, एक मिनट, जितना प्रश्न है ना उनको बतलाने दो, उनको समझने दो। यदि आपकी अपेक्षा हम मान लेते हैं कि हम प्रदेशों को गुण कह सकते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए ना क्या समस्या आएगी उस पर। बताओ क्या समस्या आएगी, सोच के बताओ। प्रदेश कितने होते हैं एक द्रव्य के, असंख्यात जीव और द्रव्य के, गुणानंत हाँ, और गुण कितने होंगे, गुण अनंत होंगे। अनंत। तो दोनों को एक कैसे कहेंगे फिर, नहीं बनेगा ना, संभव नहीं हो पाएगा ना, है ना। और फिर द्रव्य तो क्षेत्र इनका काल तिर्यक भाव, का हम सुनो पहले, प्रदेश द्रव्य कहेंगे। क्षेत्र काल भाव, तो क्षेत्र और भाव ये एक हो जाएंगे।
मेरी आवाज तुम तक नहीं आ रही है, तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो बीच में हाँ थोड़ा नेटवर्क चला जाता है आपकी तरफ तो से, हाँ। अगर हम, हाँ कोई बात नहीं, अगर हम प्रदेश को और गुणों को एक मानेंगे तो दूसरी समस्या क्या आएगी कि जो वस्तु को चार आयामी स्वीकार किया, हमें 4D, 4D है ना हमारे यहाँ वस्तु जैन दर्शन में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ऐसा 4 आयाम हो गए एक वस्तु के। तो उन 4 आयामों में 2 आयाम खत्म हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, क्षेत्र और भाव ये एक हो जाएंगे, फिर वो 3D रह जाएगी वस्तु। पकड़ में, बात नहीं पकड़ में, क्या कहा, इसलिए प्रदेश अलग है, गुण अलग है, लेकिन वो एक वस्तु है, ये बात, वो जैसे दो पहले वस्तु नहीं। वाले में हमने वो तिर्यक सामान्य लिया था, वहां तो गुण ही लेंगे, और यहाँ पे तिर्यक हाँ, प्रचल, यहाँ पे प्रदेश ही लेंगे मतलब। प्रदेश लेंगे, हाँ वो टीका में समझा देंगे आपको आचार्य देव कि वहां ठीक है। पहले वस्तु का, वहां पे तो बहुत धीरे धीरे लेकर आए ना, उंगली पकड़ के लेकर आए ना आपको, तो जो सरल जान पड़े आपको उस सरलता से लेकर जा रहे हैं और इस गहराई की ओर लेकर जा रहे हैं। प्रवचन सार के अंदर सम्यक दर्शन का अधिकार है ना, जिसको कहते हैं द्रव्य सामान्य अधिकार। द्रव्य सामान्य अधिकार क्या, पूरा सम्यक दर्शन का अधिकार है, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। तो ये जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है, ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन यदि तुम्हें समझ में आ गया अधिकार अच्छे से, तो आपको पूरा जैन दर्शन का प्रमाण समझ में आ गया। अब प्रमाण क्या है, मलाई है, मलाई। अब उसमें मथनी चलाओगे तो क्या निकलेगा, मक्खन, अध्यात्म का मक्खन निकलेगा उसमें से, समझे? ऐसा है ये। तो ये पूरा प्रमाण का विषय आपको भली प्रकार से समझ में आएगा, तब तुम्हें अध्यात्म के नए आदिभाव बिल्कुल एकदम पानी जैसे समझ में आएंगे, एकदम पानी जैसे। कुछ भी आपको लगेगा ही नहीं, अरे इसमें क्या मुश्किल है, तो सरल है एकदम, हाथ पे रखे आंवले जैसा दिखेगा हर एक बात। ठीक, तो यहाँ समझना, तो ये गड़बड़ नहीं करना। भले ही वहां पर त्रियक गुणों के संदर्भ में कहा, और यहाँ त्रियक किसके संदर्भ में कहेंगे, प्रदेशों के संदर्भ में कहेंगे। तो वहां समझाने का भाव अन्य था और यहाँ समझाने का भाव अन्य है, परंतु इससे वस्तु 4 भागों में विभाजित नहीं होती, वो एक वस्तु है, वो एक वस्तु जिनमें ये सारे पक्ष विद्यमान हैं। ठीक, आई समझ में? ओम। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।